हाय हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हमारा नया यूनिट शुरू करते हैं जिसका नाम है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ये यूनिट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस यूनिट के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का। और मुझे पता है कि आपका 26 अप्रैल को एग्जाम है, तो इसके लिए काफ़ी डिले हो चुका है मुझे पता है, बट फिर भी मैंने इसके नोट्स प्रिसाइज वे में प्रिपेयर कर लिए हैं। और जिस किसी को भी नोट्स चाहिए वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा फ़ोन नंबर है, या तो मुझे मैसेज करें या तो अपने मेरे कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम रिसोर्स प्रोवाइडर। अब हम रिसोर्स प्रोवाइडर से रिसोर्सेज लेते हैं। बेसिक रिसोर्सेज पहले मैं आपको बता दूं क्या होते हैं हमारे बिजनेस के। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और भी कई सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हमारा बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। ह्यूमन रिसोर्स की बात करूं तो वो सब लोग हो गए जो जॉब करने आते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर बेसिक फाइनेंस रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, या मैं बोलूँ तो हम लोग कैपिटल रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब कि वो एक प्रोसेस है जिससे हम रिसोर्स प्रोवाइडर से रिसोर्स लेते हैं और उसका ऑप्टिमम यूज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए, एट राइट टाइम एट राइट प्लेस और मिनिमम कॉस्ट के साथ में। तो ये तो बात पूरी हुई, ठीक है। अब आता है कि जो भी हमारा फाइनेंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं बिजनेस क्या होता है। बिजनेस तो आपको पता ही है क्या होता है, बट बिजनेस आपको यह भी जानना जरूरी है कि हमेशा रिस्क के साथ चलता है। चाहे वो होम बेस्ड बिजनेस हो, चाहे वो मीडियम लेवल का बिजनेस हो, चाहे वो लार्ज स्केल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के अंदर रिस्क रहता ही रहता है, ठीक है। और उन्हीं रिस्क के जो भी अनएक्सपेक्टेड रिस्क है या जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस है, उनसे बचने के लिए या उनको पूरा करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। उस तैयारी के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है पैसे की, इसलिए हमें हमेशा अपना फाइनेंस को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो आ जाइए हम लोग पढ़ लेते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस क्या है, कि हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। एक बेसिक तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, अब जो हमारा फाइनेंस है, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। आपने बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन वो बिजनेस चलेगा कैसे? जब तक हम उसका प्रमोशन नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम लोग सैम्पलिंग नहीं करेंगे, जब तक ये सब चीजें नहीं कर लेंगे, तब तक हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। आपके पास में पैसा है, कैपिटल है, और आपको बिजनेस शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लैंड चाहिए, मशीनरी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, और फर्नीचर फिटिंग्स चाहिए, आपको इक्विपमेंट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लोग चाहिए। ये सब चीजों के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? फाइनेंस की। तो सेकंड पॉइंट हुआ हमारा एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट आता है डेवलप प्रोडक्ट। अब मार्केट के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है जैसा भी चल रहा है, हमेशा एक जैसा तो चलेगा नहीं। आपको अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करने की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल मैं आप बात करता हूं रिसेंट ईयर्स में। अब आपका जो मान लो एक बाइक आती है, बुलेट आती है, ठीक है। अब वो जो बुलेट है, अब उसने क्या अपग्रेड नहीं करा अपनी चीजों को। उसने अगर वो ऐसे ही मार्केट में चलती रहती तो जरूरी नहीं था कि वो ऐसे अच्छे से चलती रहती है ना, और ज्यादा चांसेस ये होता कि वो मार्केट से आउट हो जाती। इसी तरह से कई सारी कंपनी, जो जैसे नोकिया की बात कर ले फोन, उसने अपग्रेड नहीं करा अपने को, उसने जरूरी नहीं समझा कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करूं या अपग्रेड करूं, तो वो मार्केट से बाहर हो गई, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बनाने के लिए। फिर आता है अनप्लैंड एक्सपेंसेस। मैंने आपको बता ही दिया, कई सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो अनप्लैंड होते हैं, जो पहले से हमें नहीं पता होता। कई सारे ऐसे अब नॉर्मल लॉसेस हो जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, एक फैक्ट्री चल रही है, उस फैक्ट्री के अंदर आग लग गई, उसका माल डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। या जो आप प्रोडक्ट बनाते थे वो सडनली गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो ये सारे के सारे क्या हुआ? आपके अनप्लैंड एक्सपेंसेस हो गए। या ये कह सकते हैं आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ लेबर ज्यादा चाहिए, नंबर ऑफ मशीनरी ज्यादा चाहिए, लैंड ज्यादा चाहिए, प्लांट ज्यादा चाहिए। तो कई सारे ऐसे अनप्लैंड एक्सपेंसेस होते हैं। इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ता है, उसके लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर एसेंशियल फॉर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय को आप क्या क्या देते हो? सर, एम्प्लॉय को हम लोग सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, और कई सारे खर्चे, बोनस देते हैं हम लोग। एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए जितने भी खर्चे होते हैं, रोज रेगुलर खर्चे होते हैं, उसके लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड फाइनेंस, तो उसके लिए आपका ये क्वेश्चन होगा, और नोट्स में भी वो डाल दिया है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए अभी के लिए। नेक्स्ट आता है कि बिफोर डूइंग एनीथिंग इन द बिजनेस एन एंटरप्रेन्योर शुड क्लियरली आंसर दीज थिंग, कि हमें कितना मनी रिक्वायर्ड है, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड, when will money come from, when does the money needed
टू बी अवेलेबल। हमें इन तीन चीजों का आंसर देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये पार्ट समझ में आया। नेक्स्ट आता है सोर्सेज अवेलेबल टू एन एंटरप्रेन्योर, सोर्सेज ऑफ फंड्स अवेलेबल टू एन एंटरप्रेन्योर। यहाँ पर फंड्स नहीं लिखा, तो जो एक एंटरप्रेन्योर है उसके पास में पैसा कहां कहां से आएगा, तो ये सारे सोर्सेज हैं जहां जहां से पैसा आता है। पहला आता है कैपिटल मार्केट, नेक्स्ट एंजल इन्वेस्टर्स, नेक्स्ट वेंचर कैपिटलिस्ट, फिर आता है लास्ट में स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस 2021-22 का जो आपका एग्जाम आएगा टर्म 2 का, उसके अंदर ये आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, तो आपको स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नहीं पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज कैपिटल मार्केट। अब देखो फंड रेज करने के लिए आपको एक कैपिटल मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है। देखो कैपिटल मार्केट होता क्या है, यहां पर लिखा हुआ इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म मीन फॉर इफेक्टिव एंड स्मूथ ट्रांसफर ऑफ मनी कैपिटल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम द इन्वेस्टर टू द एंटरप्रेन्योर्स। तो ये एक ऐसी मार्केट होती है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म है जहां से इन्वेस्टर से जो पैसा है वो एंटरप्रेन्योर की तरफ पहुंचता है, ठीक है। ये मार्केट दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मार्केट हो गई और एक सेकेंडरी मार्केट हो गई। प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है जो हमारी कंपनीज होती है, चाहे वो पुरानी कंपनी हो चाहे वो नई कंपनी हो, अगर उसे फंड की रिक्वायरमेंट पड़ रही है फर्स्ट टाइम, याद रखना उसे फंड की रिक्वायरमेंट पड़ रही है फर्स्ट टाइम, दैट मीन्स वो अपने शेयर जो है फर्स्ट टाइम इशू कर रही है, तो वो इशू करेगी प्राइमरी मार्केट के अंदर। लेकिन अगर किसी भी कंपनी के शेयर इशू हो चुके हैं ऑलरेडी और वो सेकंड हैंड शेयर बन चुका है, और वो सेकंड हैंड शेयर जो भी जिस व्यक्ति ने भी उसका शेयर जो खरीदा है कंपनी का, और वो शेयर वो किसी और को बेचना चाहता है, तो वो काम होता है सेकेंडरी मार्केट में। ये मैंने इसलिए बता दी ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए, जबकि ये हमारा सिलेबस में नहीं है। तो प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी बोला जाता है कि किसी भी कंपनी, चाहे वो कंपनी पुरानी हो चाहे वो कंपनी नई हो, फर्स्ट टाइम वो आईपीओ कर रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर कर रही है, या फिर कैसा भी अपना मेथड ऑफ फ्लोटेशन यूज कर रही है, उसको पैसा चाहिए, वो अपना शेयर से इशू करना चाह रही है, तो उसको हम लोग प्राइमरी मार्केट में इशू करेंगे। मान लो वो छोटा सा एग्जांपल है कि किसी भी कार कंपनी है, अगर उसको अपनी नई गाड़ी बेचनी है तो वो अपने शोरूम पर बेचेगी ना, और फिर वो कस्टमर जब खरीद लेगा तो वो गाड़ी पुरानी हो जाएगी, फिर वो कस्टमर वापसी कंपनी को तो बेचने जाएगा नहीं गाड़ी अपनी, वो क्या करता है, वो दूसरे कस्टमर्स को या दूसरे लोगों को अपनी गाड़ी बेचता है। तो इसी तरह से जब फ्रेश गाड़ी बिकती है तो वो प्राइमरी मार्केट में बिकेगी, जब सेकंड हैंड गाड़ी बिकेगी तो वो सेकंड हैंड मार्केट में, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट में बिकेगी। यहां तक क्लियर हुई बात, ठीक है। तो इसलिए इसको न्यू इश्यू मार्केट बोला जाता है। तो हम लोग इसका मीनिंग भी पढ़ लेते हैं। प्राइमरी मार्केट इज बेसिकली to facilitate transfer of resources from the savers to the entrepreneurs for seeking funds। तो वो जो फंड्स हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर को वो किस लिए चाहिए होते हैं, यहाँ पर मेंशन है फॉर सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइजेस। अगर उसको अपना नया बिजनेस ओपन करना, नई एंटरप्राइज ओपन करनी है, तब उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो अपने शेयर्स इशू करते हैं। नहीं तो वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या तो ये कह सकते हो फ्रेंचाइजी देने के लिए, या तो फिर हम लोग बोले कि मर्जर करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए, कई सारे और तरीके होते हैं हमारे बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। या तो फिर वो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है कि पहले वो कोई एक प्रोडक्ट बना रहा था, मान लो वो टायर बना रहा था, मान लो वो शूज बना रहा था, अभी वो किसी ब्यूटी प्रोडक्ट में जाना चाहता है, अभी वो क्रीम लॉन्च करना चाहता है, अभी वो शैम्पू लॉन्च करना चाहता है। तो इन सब चीजों के लिए उसको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो फर्स्ट टाइम जब कोई भी कंपनी इशू करेगी तो वो इशू करेगी प्राइमरी मार्केट में। अब देखो न्यू कंपनी अगर अपने इशू करती है, इनिशियल इशू कहते हैं उसे, अगर ओल्ड कंपनी इशू करती है अपने शेयर्स तो उसके लिए वर्ड यूज होता है फर्दर इशू। न्यू कंपनी इशू करेगी तो इनिशियल, और ओल्ड कंपनी इशू करेगी तो फर्दर इशू। यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि प्राइमरी मार्केट के अंदर जो न्यू इशू होता है, जो कंपनी नए अपने शेयर्स इशू करती है, वो किन किन तरीकों से इशू कर सकती है, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहला तरीका होता है हमारा शेयर इशू करने का नई कंपनी का, दैट इज कॉल्ड पब्लिक इशू। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू करती है तो वो पब्लिक इशू कहलाता है। पब्लिक को इशू करने का मतलब है कि कोई भी पर्सन उस कंपनी के शेयर्स को खरीद सकता है। तो पब्लिक इशू करने पर वो कंपनी डायरेक्टली पब्लिक कंपनी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली फ्रॉम
पब्लिक थ्रू इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। बच्चों मैं आपको प्रोस्पेक्टस बता दूं क्या होता है। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, वहां पर लिखा होता है कि इन्वेस्टर जो है उसके सपनों को कैसे साकार किया जाएगा। दैट मीन्स उसमें पूरा प्लान होता है कि किस तरह से बिजनेस अपना प्रोडक्शन करेगा, बिजनेस अपना काम करेगा, बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, पिछले कुछ सालों में बिजनेस ने क्या किया है, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है, उसकी पॉलिसीज क्या है, उसके डिविडेंड्स कैसे कैसे रहेंगे, क्या क्या प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा, उन सब चीजों के बारे में प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा होता है। जैसा होता नहीं ब्रोशर होता है, आप कहीं पर भी जाते तो आपको एक ब्रोशर मिलता है, लाइक आपका एयरटेल का अगर आप कनेक्शन लेने जाते तो एयरटेल के सब कुछ लिखा होता है कि एयरटेल के बारे में लिखा होता है, उसका स्पीड, कनेक्शन, नेटवर्क, वो सब चीजें लिखा होता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक इशू। जब पब्लिक से डायरेक्टली पैसा लिया जाता है फॉर इन रिटर्न ऑफ शेयर्स, दैट इज कॉल्ड पब्लिक इशू। इसके बेनिफिट क्या होते हैं? एक्सेस टू कैपिटल, आपको इजीली कैपिटल एक्सेस हो जाता है, आपको कैपिटल मिल जाती है, आपको बाहर से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैपिटल का जो पैसा होता है वो वापसी लौटाना नहीं पड़ता है, तो इसलिए पहला एडवांटेज ये। दूसरा, नो इंटरेस्ट, जब बाहर से पैसा उधार लिया ही नहीं तो इंटरेस्ट पेमेंट किस बात की। नेक्स्ट, हायर वैल्यूएशन, जितनी ज्यादा कैपिटल आपकी मार्केट के अंदर होगी, जितना कंपनी का कैपिटल बढ़ेगा उतना उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, वैसे तो ये करने की जरूरत नहीं बट आपको पता होना चाहिए। जिसके ड्रॉबैक्स क्या है? नीड टू मेंटेन डिविडेंड, प्रॉफिट, ग्रोथ ट्रेंड्स। अगर आप अपनी कंपनी को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी कंपनी की पोजीशन को बनाए रखना चाहते हैं और शेयर होल्डर्स की नजरों में आपकी जो कंपनी है उसकी वैल्यू बनी रहे, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने होते हैं और उस पर अच्छा डिविडेंड पे आउट करना होता है, राइट। नेक्स्ट आता है अनवेलकम टेक ओवर। अनवेलकम टेक ओवर का मतलब है कि यहां पर पब्लिक को छूट होती है कि वो कितने भी शेयर्स खरीद सकता है। अब पब्लिक में कोई ऐसा व्यक्ति है वो उस कंपनी को पूरा खरीदना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो उस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद करके उस कंपनी का मेन मालिक बन जाएगा। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ प्राइवेसी। लॉस ऑफ प्राइवेसी का मतलब यहां पर ये हुआ कि जितने भी अकाउंट्स है, जितना भी प्रोसेस है, जितना भी मैनेजमेंट है, ये सारा के सारा उसको देख सकते हैं पब्लिक में, वो कोई भी उसको देख सकता है, तो यहां पर प्राइवेसी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका इनिशियल इशू करने का जो मेथड है, दैट इज कॉल्ड राइट इशू। राइट इशू का मतलब होता है कि एक कंपनी सबसे पहले अगर वो चाहती है कि वो राइट इशू मेथड को यूज करे, वो क्या करेगी? सारे मेथड्स को छोड़ करके अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रो राटा बेसिस पर क्या करेगी? उनको प्रो राटा बेसिस पर अपने शेयर्स इशू करेगी। प्रो राटा का मतलब ये होता है कि आपने एक किसी पर्सन ने मुझसे कोई चीज मांगी, मान लो उसने मुझे बोला कि मुझे 10,000 शेयर्स चाहिए आपके, लेकिन मैंने उसको 10,000 शेयर्स नहीं दिए, मैंने उसको 8,000 दिए, 7,000 दिए, 9,000 दिए, लेकिन मैं पूरे 10 के 10 नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास इतने शेयर्स ही नहीं है, मुझे आगे लोगों को भी तो बांटने हैं ना। तो जितना कोई मेरे पास एप्लीकेशन लेकर के आएगा मैं उतना उसको शेयर अलॉट नहीं करूंगा, उससे कम करूंगा। दैट इज कॉल्ड प्रो राटा बेसिस। नेक्स्ट आता है बेनिफिट। इसका क्या बेनिफिट होता है कि देखो, मुझे जब नया शेयर इशू करना है तो मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करूंगा, तो मुझे कंपनी में लिस्टिंग, मुझे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराने की भी जरूरत नहीं है, मुझे कोई ब्रोकरेज देने की भी आवश्यकता नहीं है, मुझे अंडर राइटर को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। अंडर राइटर कंपनी के वो लोग होते हैं, वो गारंटी देते हैं इस बात की कि आप शेयर इशू करिए, आपके सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब कराने की जिम्मेवारी हमारी होगी। तो इनको भी कमीशन देने की जरूरत नहीं होती, नो लिस्टिंग, उसके लिए जो भी हमें फीस पे करनी है उसकी जरूरत नहीं है। और प्रोस्पेक्टस, मैंने जैसे बताया, आपका जो ब्रोशर होता है कहीं पर भी आप जाते हैं तो उसमें जो कंपनी की सारी बातें लिखी होती है उसकी भी प्रिंटिंग कॉस्ट, उसकी भी इशूइंग कॉस्ट बच जाती है। तो ये था हमारा नेक्स्ट राइट इश्यूज। नेक्स्ट चलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का नाम से पता लग रहा होगा, प्राइवेटली मुझे अपने शेयर का पैसा इकट्ठा करना है, मैं लोगों को ढिंडोरा नहीं पीट रहा हूं कि आ जाओ मेरे शेयर खरीद लो। मैं कुछ गिने चुने लोगों के पास में, गिने चुने इंस्टीट्यूशन के पास में जाऊंगा और बोलूंगा कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरा सारा डेटा है, ये मेरा बिजनेस प्लान है, ये मेरी प्रीवियस मेरे रिकॉर्ड्स हैं, ये मेरा कैसे करना है काम, उसके लिए आप मुझे पैसा दीजिए, आप मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो जनरली जो कंपनीज होती हैं वो यूटीआई, एलआईसी, आईसीआईसीआई, मैनी मोर, फैमिली, फ्रेंड्स, एनआरआईज, तो सिलेक्टेड लोगों के पास में ही जाती हैं। ये पब्लिक के लिए खुला नहीं होता कि कोई भी पब्लिक का पर्सन आकर के उसके शेयर को खरीद ले। इसके बेनिफिट क्या है कि इसका टाइम सेविंग होता है और मनी सेविंग होता है, और यहां तो ओनली टू सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट क्या होता है, जहां पर कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन को ओपन मार्केट में डिस्क्लोज नहीं करती है, राइट। तो ये तो हुआ मेरा प्राइवेट प्लेसमेंट, जहां पर सिर्फ एक कंपनी सिर्फ प्राइवेटली कुछ ही लोगों को, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर को अप्रोच करेगी कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए।
नेक्स्ट आता है ऑफर टू एम्प्लॉइज। ऑफर टू एम्प्लॉइज बहुत ही अच्छा एक स्टॉक ऑप्शन होता है, इसको स्टॉक ऑप्शन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो स्टॉक ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि एक कंपनी सारे शेयर्स जो है, जो भी उसके शेयर्स इशू करना चाहते हैं, सबसे पहले वो अपने एम्प्लॉइज को ऑफर करेगी। एम्प्लॉइज को ऑफर करेगी कि आप हमारे शेयर होल्डर बन जाओ, आप हमारे कैपिटल में भी हिस्सादारी लो, आप अपने प्रॉफिट में भी हिस्सादारी लो, आप सैलरी तो ले ही रहे हो। इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट क्या होता है कि हायर एफिशिएंसी। एक बहुत छोटी सी बात है, एक आप कहीं जॉब करने जाते हो और एक अपना काम है। यदि आप अपने काम में पैसा लगाते हो और अपना काम करते हो तो आप उसमें मेहनत भी ज्यादा करोगे, ठीक है, उसमें आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। इसी तरह से जब कोई एम्प्लॉई आप कंपनी का मालिक बन जाएगा तो वो और अच्छा काम करेगा। लो लेबर टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब होता है कि जब कोई भी जॉब कर रहा है व्यक्ति और उसने अपना पैसा भी वहां लगा दिया तो वहां से वो जॉब नहीं छोड़ेगा। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है लेबर्स का छोड़ना, लेबर्स का जॉब पर लगना, इसी टर्नओवर को बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो। जिस कंपनी की लेबर टर्नओवर रेशियो कम होती है वो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, वो बहुत इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट आता है कि लो फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि जब नए शेयर इशू किए जाते हैं तो कई सारे खर्चे करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ पर ये था लिस्टिंग, अंडरराइटर, ब्रोकरेज, एजेंट, इन सब चीजों को पैसा देने की जरूरत पड़ती है। तो वही सारा का सारा हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाता है। तो ये सारी की सारी कॉस्ट हमारी बच जाती है। तो अभी तक आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट आता है हमारा एंजल इन्वेस्टर। अब ये एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंजल इन्वेस्टर्स का और वेंचर कैपिटलिस्ट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही मेन सोर्स होता है उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो अपने जिसको सीड फंडिंग चाहिए। स्टार्टअप तो कर लिए लेकिन अब स्टार्टिंग में पैसा चाहिए। अब उनका प्लान तो बहुत अच्छा लेकिन उनके पास में पैसा नहीं है। और आप सब जानते हैं प्लान चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, आपके फ्यूचर स्ट्रैटेजीज जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन जब तक आपके पास में पैसा नहीं है तब तक उन सब चीजों का कोई भी फायदा नहीं है। तो एंजल इन्वेस्टर, जैसा कि नाम से ही बताया गया कि एंजल का मतलब होता है कि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करना, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करना जिनके पास में प्लान्स तो बहुत अच्छे हैं, स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके पास में पैसा नहीं है। तो ये इन्वेस्टर्स उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एंजल बन के आते हैं, इसलिए उनको इनफॉर्मर इन्वेस्टर बोला गया है। इन्वेस्टर जो एंजल इन्वेस्टर जो है एंटरप्रेन्योर्स को फंड प्रोवाइड कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टिबल डेट और ऑनर्स इक्विटी। और बेसिकली ये ना, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं आते हैं, ये इसलिए आते हैं कि जो नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर्स की जो जनरेशन है ना उनको हेल्प मिल सके, क्योंकि इन लोगों के पास में ना बहुत एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और ये एक ही पर्सन होता है, ये हमारे रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं या किसी बड़ी कंपनी के मालिक हो सकते हैं, या तो आप ये लगा लीजिए कि किसी भी तरह के हमारे बिजनेस ओनर हो गए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, ये वो लोग होते हैं जिनको एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करना अच्छा लगता है। और इनका बेसिक मोटिव रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। ये प्रॉफिट मोटिव के लिए बेसिकली काम नहीं करते, लेकिन ये है कि बिना प्रॉफिट के भी कोई काम नहीं करता है। तो ये होते हैं हमारे एंजल इन्वेस्टर। कुछ बातें और पढ़ लेते हैं इनको। बड़ी हंसी की बात है कि इनको ट्रिपल एफ बोला गया है, फैमिली, फ्रेंड्स एंड फूल्स। या तो फैमिली से पैसा मिल जाएगा या फ्रेंड से पैसा मिल जाएगा काम करने के लिए, और लास्ट होता है ये वो फूल्स होते हैं। एक्चुअली ना ये बहुत हाई रिस्क बियर करते हैं, क्योंकि आप देखो ना, एक एंटरप्रेन्योर आपके सामने, आपने उनका काम देखा नहीं, आप सिर्फ बिजनेस प्लान के बेसिस पर आप उस व्यक्ति को आप पैसा दे रहे हैं, तो हाई रिस्क रहता है। तो हाँ, अगर ऐसा है कि आपने स्टार्टिंग में उसका बहुत हेल्प करी, बहुत सारा पैसा दिया, तो इन फ्यूचर में आपको हाई रिटर्न्स भी मिलेंगे, लेकिन इस केसेस में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक है। हमारा ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, और बियर हाई रिस्क। और मेजरली क्या होता है कि ये टाइम टू टाइम ना उस एंटरप्रेन्योर को प्रोएक्टिव गाइडेंस देते रहते हैं। देखो ये लोग ना उस मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और ये डीप इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करते हैं कि बिजनेस में क्या चल रहा है या नहीं चल रहा, बट ये अपनी प्रोएक्टिव गाइडेंस और प्रोएक्टिव एडवाइस जो है टाइम टू टाइम उस एंटरप्रेन्योर को देते रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट उन लोगों का ग्रुप होता है जो लोग क्या करते हैं, खुद का पैसा प्लस में बाहर वालों का पैसा
खुद का पैसा या तो फिर पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट कराते हैं उनको जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, दे आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली जैसे कि अभी हमने एंजल इन्वेस्टर्स में पढ़ा कि एंजल इन्वेस्टर्स बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही पैसा दे देता है, सीड फंडिंग करता है, स्टार्टअप के लिए पैसा दे देता है। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट ज्यादातर मोस्टली उन केसेस में पैसा देते हैं काफी ज्यादा एनालिसिस करने के बाद। कोई बिजनेस स्टार्ट हो चुका होता है, उसे कुछ टाइम हो जाता है स्टार्ट करने के बाद, उसके बाद वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं आफ्टर टू मच एनालिसिस। क्लियर है यहां तक? तो ये आपको पता लग गया कि पब्लिक का पैसा वेंचर कैपिटलिस्ट ने लिया और उनका फंड आगे लगा रहा है, तो वो एंटरप्रेन्योर्स के पास में दे रहा है। वेंचर कैपिटलिस्ट का खुद का पैसा भी हो सकता है और वो बाहर का भी पैसा लगा सकता है। अब कुछ इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं उसके बारे में। क्या है कि पहले तो ये फर्स्ट इक्विटी बेस्ड फंडिंग टू स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। ये कन्वर्टिबल डेट फंडिंग नहीं है, ये केवल इक्विटी के अंदर फंड करता है। ये सीधा सीधा कंपनी का मालिक बनता है, यहाँ पर वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्ट आफ्टर टू मच एनालिसिस, ये भी हमने पढ़ लिया। हाई एक्सपेक्टेशन एंड हाई रिस्क। हाई रिस्क तो रहता ही है, ऑब्वियसली बात है कि आपने किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया तो रिस्क तो रहेगा ही, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई होती है। ये चाहता है कि जिस भी बिजनेस के अंदर ये इन्वेस्ट कर रहा है वहां से जो प्रॉफिट है वो भी ज्यादा ही आए उसको। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेस। एंजल इन्वेस्टर तो इन्वॉल्वमेंट करता ही नहीं है, वो तो जाते नहीं, देखते ही नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअसली इन्वॉल्वमेंट करता रहता है कि देखता रहता है कि बिजनेस के अंदर सभी चीजें अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी, पॉलिसी और फर्दर ग्रोथ के लिए जो भी ये काम कर रहे हैं सही है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी कॉन्टिन्यूअसली इन्वॉल्वमेंट रहती है बिजनेस के अंदर। मैनेज्ड पूल ऑफ इक्विटी कैपिटल, ये वही का वही है, पूलिंग कर रहा है उनके पैसे की, उन कैपिटल को एक जगह लगा रहा है। तो ये है हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट। समझ में आई बात? नेक्स्ट आता है कंपैरिजन बिटवीन एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। देखो अगर आपका क्वेश्चन फीचर में आता है कि व्हाट इज एंजल इन्वेस्टर एंड इट्स फीचर्स, या व्हाट इज वेंचर कैपिटलिस्ट एंड इट्स फीचर्स, तो आप जो इससे पहले वाला टॉपिक था वो आप देख लेना, वही का वही सारा लिखना है आपने, और नोट्स में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर कंपेरिजन आता है तो वैसे ही मैं बात करूँ तो आपस में जो इनकी कंपेरिजन है ना, बहुत कम कंपेरिजन है, बहुत माइनर सा इनका डिफरेंस है, बट फिर भी अगर कंपेरिजन में आता है तो आप क्या लिख सकते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका इंडिविजुअल पर्सन। ये ग्रुप होता है, ये ग्रुप नहीं होता, ये एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, और वेंचर कैपिटलिस्ट का ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है। ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो इसमें एज कंपेयर टू लेस रिस्क होता है वेंचर कैपिटलिस्ट, और यहां पर एज कंपेयर टू एंजल इन्वेस्टर हाई रिस्क होता है, क्योंकि ये हाई अमाउंट अपना इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, और एंजल इन्वेस्टर में लेस अमाउंट इन्वॉल्व होता है। मुझे पता है कि मैंने अभी लास्ट में आपको हाई रिस्क लिखवाया था, मैंने फिर बता रहा हूं आपको, अगर आपका फीचर्स इंडिविजुअली आपको पूछा जाता है एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में तो वहां पर हाई रिस्क आएगा। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो दोनों में रिस्क किसमें ज्यादा है, तो दोनों में रिस्क जो है वेंचर कैपिटलिस्ट में ज्यादा है एज कंपेयर टू एंजल इन्वेस्टर्स। राइट, इसमें लेस एनालिसिस किया जाता है, इसमें हाई एनालिसिस किया जाता है। मैंने आपको बताया ये मेरा खुद का पैसा होता है, ये बाहर वालों का पैसा होता है। बहुत सिंपल सी बात है, आप खुद की कोई भी चीज यूज करते हैं, कोई भी सामान यूज करते हैं, तो हो सकता है कि आप उतना केयरफुली यूज ना करें, लेकिन जब आप किसी दूसरे का सामान लेकर के आते हैं या किसी दूसरे की गाड़ी लेकर के आते हैं तो आप ये चाहते हैं कि उसकी गाड़ी में बिल्कुल स्क्रैच ना पड़े, बहुत आराम से चलाऊं, जैसे गाड़ी लेकर के आऊं वैसे की वैसे वापस दे दूं। तो इसलिए इस केस में वेंचर कैपिटलिस्ट में ज्यादा एनालिसिस किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट, लेस अमाउंट यूज होता है, इसमें हाई अमाउंट। देखो एक इंडिविजुअल इन्वेस्ट करेगा तो लेस अमाउंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब मिल करके लोगों का पैसा लगाएंगे तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट इकट्ठा करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि ये अपना सारा का सारा पैसा लगाता है, यहां पर ये बाहर का पैसा यूज नहीं करता है एंजल इन्वेस्टर। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट ज्यादातर आउटसाइडर्स का ही मनी यूज करते हैं, पब्लिक का ही मनी यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग अपना मनी यूज नहीं करते, लेकिन ज्यादातर ये लोग बाहर वालों का पैसा यूज करते हैं। नेक्स्ट, ROI इज लेस इंपॉर्टेंट, ROI इज मोर इंपॉर्टेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने पर कितना प्रॉफिट अर्न होगा, एंजल इन्वेस्टर को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट जैसा कि बाहर वालों का पैसा लग रहा है तो उसे आगे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आगे भी डिविडेंड पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसे चाहिए कि आगे से भी उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना ही ज्यादा मिले। फिर आता है इन्वेस्ट एट अर्ली स्टेज, आइडिया स्टेज भी पर भी इन्वेस्ट कर देता है। एक आइडिया बहुत अच्छा लग गया एक एंटरप्रेन्योर का तो इस केस में भी इन्वेस्ट कर देगा। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट
एनालिस्ट इस केस में इन्वेस्ट नहीं करता, ज़्यादातर वो इन्वेस्ट करता है कि जब तक कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उसे कुछ महीने हो चुके चलते हुए, फिर वो देखेगा, एनालाइज करेगा, फिर जाकर के वो पैसा इन्वेस्ट करे। जल्दी से वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। फिर आता है एंजल इन्वेस्टर जनरली डो नॉट एक्सपेक्ट हाई रिटर्न, जैसे कि आरओआई में उसका दिलचस्पी नहीं है तो हाई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती उसकी हाई रिटर्न्स की, बट यहाँ पर उनकी एक्सपेक्टेशंस कैसी रहती है, हाई, क्योंकि इनका काम ही यही है इन्वेस्टमेंट करना, राइट। यहाँ तक बात समझ में आई। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो नोट्स प्रिपेयर हुए हैं उसके अंदर अराउंड 16 to 20 केस स्टडीज भी दी गई हैं कि अगर आपके एग्जाम में केस स्टडीज आती है तो आपको पहचानना कैसे है कि वो एंजल इन्वेस्टर है या तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है या तो मेथड ऑफ फ्लोटिंग, जो न्यू इशू हम लोग कर रहे थे, राइट इशू है, हमारा पब्लिक इशू है, हमारा राइट इशू है, प्लेस ऑफर प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट है, या तो फिर अलग अलग तरीके और भी हैं, ठीक है। तो आपको वो पहचानना है, तो नोट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी इसमें क्वेरी, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।